नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइन्स ऑफ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग में हरियाणा पुलिस का, उसका जो सॉल्यूशन हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। पहले क्वेश्चन है का आंसर ये होगा कि इसमें ये पूछा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा एब्जॉर्बिक एसिड जो है वो इस फैमिली में नहीं आता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है। कौन सी रक्त वाहिकाएँ होती हैं वे? तो इसका राइट आंसर रहेगा केशिकाएँ। केशिकाएँ मतलब जो कैपिलरीज होती हैं वो सबसे छोटे डायमीटर की होती हैं। कौन सा वायु जनित रोग होता है? जो खसरा होता है वो वायु जनित रोग होता है, हवा से हवा में फैलता है, जैसे कि जुखाम, खांसी और खसरा जैसी बीमारियाँ। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है। तो स्टेरॉयड हमारा एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स हैं ये स्टेरॉयड के रूप में भी काम आते हैं। ये स्टेरॉयड होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है, वो होता है 16 ये होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 C। आपको पता है कि चार्ज तो हम C में डिनोट करते हैं, तो ये ऋणात्मक आवेश चार्ज ही होता है। आगे बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम बनाते हैं। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक कॉलम बनाते हैं। एक ओम होता है हमारा 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर करंट। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा 1 ओम। ये इसका राइट आंसर है। ये ओम्स लॉ पर निर्भर करता है, क्योंकि ओम्स लॉ होता है V=IR। तो उसी तरह से ये हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी की वैल्यू एक एक यूनिट ले सकते हैं, तो आपका आंसर बनेगा R=V/I, वेयर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर =1 ओम। ओके। आगे बात करते हैं कि रासायनिक यौगिक RDX का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो RDX का जो उपयोग है वो विस्फोटक रूप में किया जाता है, यानी कि एक्सप्लोजिव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव यौगिक का उपयोग किस रूप में किया जाता है। जैव यौगिक यानी कि बायो जो केमिकल होते हैं उनका उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो उनका त्वचा के उपचार में भी होता है, खाना संरक्षण करने के लिए और खाना पकाने के लिए भी होता है। ये तीनों इसके राइट आंसर होंगे। आगे बात करते हैं कठोरता के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो वाटर का हार्डनेस लेवल पूछा जाता है वो किसे निकाला जाता है, हम EBT से इसका निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया, यानी कि ENIAC को किसने बनाया। तो इसका राइट आंसर होगा J. प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया। इसमें ये दोनों गलत हो जाएंगे साइंटिस्टों के नाम, लेकिन वहीं पर J. प्रेस्पर एकर्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। तो सबसे छोटी होती है बिट, फिर आता है बाइट, फिर उसके बाद में आता है किलोबाइट, फिर आता है MB यानी कि मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट और फिर आता है TB, यानी कि जो TB है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है। तो जो एक प्रोग्राम होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए हम फर्मवेयर फाइल की ज़रूरत होती है। जो फर्मवेयर है इसका राइट आंसर रहेगा सॉफ्टवेयर। में तो एप्लीकेशन भी होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हुए सॉफ्टवेयर का रूप में होते हैं। हार्डवेयर आपको पता है कि कंप्यूटर हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है हार्डवेयर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस डिस्क को ट्रेस और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम मार कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन हम बाद में आंसर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो स्थायी मेमोरी को हम रोम कहते हैं, और अस्थायी मेमोरी जो होती है वो रैम होती है। फ्लॉपी डिस्क होती है वो हम मतलब उसको हम निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, वो अलग होती है। और CPU आपकी मेमोरी नहीं होती, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसके ऊपर सारे कंप्यूटर का भार होता है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि का
किस की मैट्रिक्स से बनी थी। जो छवि बनती है वो आप ये कह लें कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई देता है, किसकी वजह से दिखाई देता है, तो पिक्सल्स की वजह से आपको दिखाई देता है। बिट बाइट ये तो हो गई मेमोरी, इनकी वजह से तो जो प्रोसेसिंग होती है या फिर जो कुछ भी स्टोर होता है इनकी वजह से होता है, और जो कुछ भी दिखाई देता है वो पिक्सल्स की वजह से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि DPI डॉट्स पर इंच का क्या मापता है। तो डॉट्स पर इंच क्या मानता है, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पिक्सल दिखाई देते हैं, गंतव्य दिखाई देते हैं, वो मापता है कि 1 इंच में हमें कितने पिक्सल कितने कलर के हमें दिखाई देते हैं। वो जो पैरामीटर होता है, वो जो डेंसिटी देखता है, वो हमारी पिक्सल देखता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कि रैशनल डाटाबेस जो है, रिलेशनल डाटाबेस, ये DBMS का सबसे व्यापक रूप से यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्वर किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए काम करता है। तो सर्वर होता है मतलब किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन को उसके एडमिन से और उसके यूज़र तक के बीच का में जो काम करता है वो सर्वर करता है। और वो सर्वर किस रूप में काम करता है, वो बैकएंड में काम करता है। तो उसका क्या आंसर होगा, आंसर होगा कि सर्वर बैकएंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके क्लाइंट और कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए काम करता है। अगला है कि TG37A किसकी फसल है, किस किस्म की फसल है। तो ये मूंगफली की फसल की किस्म है, ठीक है, TG37A। अरहर को हम लाल चना के रूप में भी जानते हैं, इसका राइट आंसर ये रहेगा। और ये मूंग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम बाद में करेंगे। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन की सामग्री होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा तो सोयाबीन में हमारा प्रोटीन 40% की मात्रा से ऊपर ही होता है। 40 से मतलब 35 से मतलब 45 तक होता है, तो इसका राइट आंसर हम 40 मान के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली के बीज में सामान्य रूप से कितने प्रतिशत प्रोटीन और कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है। तो प्रोटीन 25% और तेल जो है 45%, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कपास किस परिवार से संबंधित है। तो मालवेसी परिवार जो है वो कपास से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि तंबाकू में टॉपिंग का मतलब क्या होता है। तो पत्तियों की धुरियों में जो कलियां हटाना है, जो फूलों की कलियां हैं उनको हटाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, टॉपिंग बोलते हैं। किसी भी जो भी पौधा है उसके जो फूलों को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टॉपिंग बोलते हैं। ये जो 24D है ये ग्रोथ रेगुलेटर है, इसका राइट आंसर ये होगा ग्रोथ रेगुलेटर। ये भी मतलब पौधों में एक तरह का एक सिंथेटिक रसायन होता है, उसका यूज़ किया जाता है। ये ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में काम करता है। गेहूं में जो सिंचाई पहली होती है सामान्यतः मतलब बिजाई के बाद में जो पहली से तो वो क्राउन रूट दीक्षा चरण होता है उसमें होती है। कोर लगाना बोलते हैं ना गेहूं में, उसको। अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि हरियाणा में यूरिया का जो संयंत्र है वो किस ज़िले में है। तो यूरिया का जो संयंत्र हमारा पानीपत में है, NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ये जो है हमारा पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है और यूरिया का संयंत्र यही है। अगला क्वेश्चन है कि NH71 हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है। NH71A ये हमारा रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। वह नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। तो रेवाड़ी ज़िले में ये वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, ये हर पेपर में ही आता है कि कहीं धर्मवीर आता है तो कहीं धर्मवीरा आता है, तो ये राइट आंसर रहेगा हमारा धर्मवीरा। अगला क्वेश्चन है कि 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो आपको मैं बता दूं, जब हरियाणा के 29 राज्य इंडिया के 29 राज्य होते थे तब हमारा 22वां स्थान था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाने के कारण हमारे पास 28 राज्य हैं। तो इस वजह से अब हमारा जो 20वां स्थान हो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये जो नृत्य है ये हमारा फाग नृत्य रहेगा। फाग नृत्य किया जाता है फाग के दिन।
चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय का भवन का डिज़ाइन इसका ले कार्ब्यूसियर इन्होंने ही किया था। एडविन ल्यूटियस ने जो है दिल्ली बसाई थी, और हमारा जो क्या कहते हैं संसद उनका द्वारा बनवाया गया है, उनका डिज़ाइन वही आर्किटेक्ट थे उनके। और ली कार्ब्यूसियर जो है ये हमारे हाई कोर्ट के आर्किटेक्ट थे, और पूरी चंडीगढ़ भी इन्होंने ही बसाई थी। इनका ही आर्किटेक्ट पर जो है आधारित है ये हमारा चंडीगढ़ शहर। हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा में 6 डिवीजन्स है। आपको पता है कि 6 डिवीज़न कौन सी है? अम्बाला, हिसार, रोहतक, और आपको और भी पता होगा, जैसे कि अम्बाला, हिसार, रोहतक हो गई 3, तो ये हो गई। और उधर से ये गुड़गांव, करनाल, फरीदाबाद और गुड़गांव, ये तीनों और हो गई। ठीक है। इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? नारनौल में है। और हिरण पार्क जो है, हिरण पार्क हमारे एक तो महम में है, ये अभी अभी मतलब रिकॉग्निशन मिली है इसको, और उससे पहले हमारा हिसार में होता था। ये धानसू गांव के अंदर पड़ता है। और पहले हम हिसार करते हैं, अगर हिसार ऑप्शन में नहीं है तो हम महम करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ये क्या है कि स्पर्श करने से हमें महसूस होता है, तो अभिवादन को हम स्वीकार करेंगे। इसका ये महसूस करना, अभिवादन करना, ठीक है। तो इसका अभिवादन स्वीकार करना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये तो बीच में मैथ और रीजनिंग क्या गई, इनको एक अलग वीडियो में करेंगे हम। तो जो 3 mm की बोट बनाने का काम किया है, ये किया है साक्षी गर्ग ने। ये बहादुरगढ़ की लड़की है, और इन्होंने जो क्राफ्ट मेले के अंदर ये 3 mm का जो है बोट बनाई है, ये एक नाव बनाई है, और क्या एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जो है जनवरी में 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो जो हमारे पुलिस के जवान हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। एक तो कैथल के एसपी है उनको, और एक सब इंस्पेक्टर है, और एक रीटा रानी नाम की महिला पुलिस सेवक है, उनको ये इनाम दिया गया है। आगे हम बात करते हैं कि हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये किया है स्वास्थ्य विभाग ने, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने। और सेंटर में जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में ये स्कीम आती है। ठीक है। और हरियाणा में ये स्वास्थ्य विभाग के अंडर में आती है ये स्कीम। कौन सी? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल। अगला क्वेश्चन है कि सन 2021 में हरियाणा में कितने किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कितने घंटे वृद्धि की है? तो थोड़ा इस ड्राइनेस को देखते हुए 2 घंटे की जो वृद्धि है टोटल सप्लाई में 2 घंटे और बढ़ा दिए गए हैं। सन 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, जो कि कलायत से क्या है? कलायत से विधायक है, हमारी विधायिका में बैठती हैं। तो ये कैथल से इन्होंने इसका शुरुआत किया है, वन स्टॉप सेंटर सखी। इसकी शुरुआत इन्होंने की है। महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, विधायक है कहाँ से? कलायत से। गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा की राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया था? तो 2020 को झंडा फहराया था अम्बाड़ा में, और खट्टर साहब ने फहराया था जींद में, और दुष्यंत चौटाला ने फहराया था करनाल में। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बन गया है? तो वो है नवदीप सैनी। नवदीप सैनी करनाल से है, और एक मीडियम फास्ट बॉलर हैं, काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करते हैं, और हरियाणा के करनाल से हैं। किस हरियाणवी खिलाड़ी को FICCI ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के जो पुरस्कार दिया है? तो भारतीय हॉकी कप्तान रानी रामपाल को ये पुरस्कार दिया गया है। और भारत की हॉकी टीम ओलंपिक्स के सेमीफाइनल तक अभी पहुंची है। वो अलग बात है कि ब्रॉन्ज मेडल हम नहीं ला पाए, मेडल तो हमें गोल्ड भी चाहिए था, लेकिन सेमीफाइनल्स में हार होने के बाद ब्रॉन्ज के लिए मैच, और उसमें भी हमारी लड़कियां 5-4 से पीछे रह गई।
अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो जो ई निगरानी योजना है इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। ये क्वेश्चन है कि 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया। तो ये किया गया है मधुबन में वैसे तो, लेकिन मधुबन करनाल में ही आता है और उसी तरह से गरोंडा भी करनाल में आता है, तो उस हिसाब से हम इसका राइट आंसर हम करेंगे गरोंडा। लेकिन एग्जैक्टली ये हुआ था मधुबन में और इसकी जो उद्घाटनकर्ता थे हमारे उस टाइम के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई सॉल्यूशन में एरर है तो आप कमेंट में हमको उसका संशोधन करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन हम जल्द ही लेके आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।